बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री का वो वाहिद शो है कि जिसमें उस दिन के हवाले से जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज होती हैं, उस दिन के हवाले से जो प्लेयर्स की मेमोरीज होती हैं, उनको हम ज़रूर जो है वो उसका तस्करा भी करते हैं। वो उसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि आज की नस्ल को पता चले कि जो पर्टिकुलर दिन है इस हवाले से हमारे माजी में हीरोज़ की क्या कारकर्दगी रही, उनकी आज का दिन जो है उन हीरोज़ के हवाले से किस तरह से यादगार है। आज का दिन जनाब यादगार है इकबाल कासिम साहब के हवाले से। बेंगलोर के हीरो, पाकिस्तान के एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिन बुक कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। आज बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से, हमारे नाजरीन की जानिब से, मेरे तमाम जो गेस्ट उनकी जानिब से इकबाल कासिम साहब को उनकी सालगिरह की ना सिर्फ मुबारकबाद भी देते हैं बल्कि साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनको ऐसी कई सालगिरह जो है सेहत सलामती तंदुरुस्ती के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाएं। अब से चंद माह कबल इकबाल कासिम साहब की एहलिया समीना कासिम साहिबा का अचानक और नागहाने इंतकाल हुआ कि रात तक वो बिल्कुल खैरियत से थी और सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो पोस्ट करती थी पाकिस्तान के हवाले से, बुनियाद मरसूस के हवाले से जिस तरह से अपनी पोस्ट कर रही थी, अचानक सुबह हुई और फिर वो खालिक हकीकी से जाम मिली। तो यकीनी तौर पे इकबाल कासिम भाई के लिए थोड़ा सदमा तो होगा अपनी सालगिरह पे, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना और हम उम्मीद करते हैं कि इकबाल कासिम भाई जो है वो इस वक्त खैरियत से होंगे। हमारी कोशिश तो यही थी कि इकबाल भाई को अपने शो में आज जब मदऊ करते, लेकिन इन दिनों जिस सदमे से वो दो चार हैं इसलिए शायद वो ज़्यादा उनका जो सोशल उनकी अटैचमेंट लोगों के साथ नहीं है जिसके साथ आज हम उनको प्रोग्राम में शामिल करने से कासिर रहे। लेकिन हमारी दुआएँ हमदर्दियाँ इकबाल कासिम भाई के साथ और दुआ गो हैं कि समीना कासिम साहिबा जो उनकी एहलियाँ हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं, आमीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो फॉर्मेट है आपको मालूम है, प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान, शायद हो वेस्ट इंडीज की वनडे टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज चैलेंजिंग होगी, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना हमारा हदफ है, हेड कोच डैरेन सैमी। आईसीसी ने टी20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग में हसन नवाज और साइम अयूब की लंबी छलांग, बाबर आजम 3 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 17वें नंबर पर पहुंच गए। पाक अफगान मैचेस में शायकीन की बदनज़मी रोकने के लिए खुसूसी इंतजामात का फैसला। मैच में शारजा स्टेडियम में अलग अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला। शायकीन को एक दूसरे के इंक्लोजर में जाने की इजाजत नहीं होगी। राशिद खान ने टी20 क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। लेग स्पिनर टी20 क्रिकेट में 650 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। पाकिस्तानी शाहीन्स का 15 रोजा दौरा इंग्लैंड मुकम्मल। शाहीन्स ने वनडे क्रिकेट सीरीज 2-1 से जीती। हर खिलाड़ी को मौका देने के लिए रोटेशन पॉलिसी अपनाई गई। वनडे सीरीज में बॉलिंग और फील्डिंग बेहतरीन रही। रेड बॉल मैचेस में टॉप ऑर्डर ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इमरान फरहत हेड कोच पाकिस्तान शाहीन्स। पीसीबी का खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। टी20 की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल कैटेगरी ए में शामिल, उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि पाकिस्तान वीमेंस टीम को आयरलैंड वीमेंस टीम के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ जो है वो जो शारजा में जो है आपने देखा कि खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। आज के शो में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ज़बरदस्त नौजवान होस्ट के जिन्होंने स्पोर्ट्स रेडियो में जिस तरह से उन्होंने अपने शो को होस्ट किया और साथ साथ इनका जो अपना यूट्यूब चैनल है बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त वो रन भी कर रहा है और वह दिन ब दिन मकबूलियत भी हासिल कर रहा है। एनुज़ैरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? एंड आज जो पाकिस्तान की विमेंस टीम का भी मैच था और हमने आपको इसीलिए मदऊ भी किया कि आज आपसे उस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है सलमान लुकमान साहब ने जो शारजा में इस वक्त मौजूद हैं और आपने जो है वो आपने स्टोरी भी देखी थी कि किस तरह से जो है वो अलग से इंतजाम किए गए, एशिया कप के हवाले से भी इंतजाम किए गए, शारजा में भी जो है वो तमाशाइयों के हवाले से जो खुसूसी इंतजाम किए गए। सलमान लुकमान से जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। सलमान, आपके साथ इस वक्त रितेश कुमार भी मौजूद हैं
हैं और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि रितेश कुमार साहब वो शख्सियत हैं कि जो लेजेंड्स लीग में भी मौजूद थे वहां पर, और थोड़ा सा मायूस भी नजर आ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। लेकिन जरा सलमान लुकमान से पूछते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, कि एशिया कप की क्या तैयारियां हैं और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है उसके हवाले से जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो क्या इंतजाम किए गए। सलमान बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सबसे पहले WCL के हवाले से, तो पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा अहम मैच था जो कि वहाँ पर नहीं हो सका। और इसके साथ अगर एशिया कप की बात की जाए, एशिया कप भी जो है दुबई में शिफ्ट होने जा रहा है। हम रितेश कुमार जी से बात करेंगे जो कि WCL बाकायदा से यहाँ पर डुगास्टा की जानब से वहाँ पे गए भी थे। सर, आपने बड़ा अच्छा वहाँ पे देखा है, अभी डिविलियर से भी आपकी मुलाकात हुई। इंडिया पाकिस्तान का वहाँ पे मैच तो नहीं हुआ, लेकिन अब मौका मिल रहा है, एशिया कप दुबई में शिफ्ट हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पता नहीं अभी मैच होगा कि नहीं होगा, न्यू नेवर नो, बट लग रहा है आईसीसी है तो बड़ा अच्छा प्रेशर होगा, तो मैच होना चाहिए। वहाँ भी होना चाहिए था, बहुत फैन वेट कर रहे थे, बट नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। सर, दूसरा ये भी बताइएगा कि कितने एक्साइटेड है, जिस तरीके से बहुत बड़ी गेम होती है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई, आपने वो भी देखी, और जिस तरीके से यहाँ पे आपने बाकायदा से लोगों को इकट्ठा भी किया, और ये मैच जो है कितना एक्साइटेड नजर आ रहा है। और टिकट्स के हवाले से क्या इस मरतबा कुछ करेंगे आप? देखिए, मैच तो बड़ा मैच होने वाला है, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं एज ए दुगास्ता, इसमें कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान आफ्टर सो लॉन्ग, और ये दुबई के अंदर होना, जो पूरा इंडिया पाकिस्तान कम्युनिटी वैसे भरा हुआ है, तो आई थिंक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। आई होप इट शुड बी द ह्यूज मैच। तो क्या पैगाम देंगे जो क्रिकेट फैंस हैं, देखने वाले हैं, उनको कुछ कहेंगे? बड़ा सिंपल सा पैगाम है, जो भी टीम अच्छा खेले वो जीते, चाहे कोई भी टीम हो, हम तो दोनों टीम की तरफ ही हम साथ ही रहते हैं, तो कोई फर्क है नहीं। और जो भी टीम अच्छा खेले, और मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। रितेश कुमार जी का कहना था कि मैच अच्छा होना चाहिए, मैच दुबई में शिफ्ट हो चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर शारजा में भी क्रिकेट होने जा रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई की टीमें जो है यहाँ पर खेलने जा रही हैं, और तमाम तर जो शायकीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और उनका ये कहना है कि सीरीज़ बड़ी अच्छी होगी। सिक्योरिटी के इंतजाम यूएई गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे किए हैं, और देखना ये होगा कौन सी टीम जीती है, लेकिन ये जेट सीरीज जो है एशिया कप से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है थैंक यू सो मच रितेश कुमार जी और सलमान लुकमान साहब जो हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। क्योंकि देखिए, हम जब अपने शोज़ में बात करते हैं RSS के माइंड सेट के हवाले से, तो हम उस वक्त भी हम ये बात बार बार करते हैं कि हमारा जो गुफ्तगू का मकसद होता है, जो मरकज़ होता है, वो तमाम इंडियंस नहीं होते। क्योंकि रितेश कुमार जी जैसे लोग भी मौजूद हैं, धनराज पिल्ले जैसे लोग मौजूद हैं, कि जब हॉकी के हवाले से बात होती है तो हम इंडिया से धनराज पिल्ले साहब को लेते हैं, नीरज झा साहब जैसे लोग मौजूद हैं, कि जो बड़े सुलझे हुए लोग हैं और हमेशा से प्यार आशती की स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और रितेश कुमार जी उनमें से एक हैं। और सलमान लुकमान ने हमें इस हवाले से अपडेट भी किया। एंड से यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एंड इंडिया में एक आम जो क्रिकेट लवर है, कि जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, जो मोदी सरकार की पॉलिसीज से जो मुत्तफिक नहीं, वो ये चाहता है कि क्रिकेट हो। और आपने रितेश कुमार को देखा कि वो गए वहाँ पे इंग्लैंड में, उन्होंने वर्ल्ड लेजेंड्स लीग का मैच देखा, और अब यूएई में भी चाहते हैं कि क्रिकेट हो, पाकिस्तान इंडिया के मैच हो, और वन साइडेड मैच ना हो, मैच अच्छे होने चाहिए। तो एक आम जो नाज़िर है, चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, वो क्रिकेट देखना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान में चाहे आप हमारे मीडिया की बात कर लें या हमारी गवर्नमेंट लेवल पे बात कर लें या आम लोगों की बात कर लें, तो खुले दिल के लोग हैं। और वो जो बॉर्डर पे जो हो रहा है उसको बिल्कुल जो मैदान, खेल के मैदान में होता है, उससे अलग रखते हैं। लेकिन जब हम इसके ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, अपने नेबर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मीडिया है ना, वो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ख़ासतौर पर पिछले कुछ टाइम से, कि वहाँ पे लोगों को प्रोवोक किया जाता है। ख़ासतौर पर जो इवन जो स्पोर्ट्स चैनल हैं बाज़, वहाँ पे भी जब पाकिस्तान से WCL का मैच कैंसिल हो गया था, इतना प्रेशर उन्होंने बना के रखा हुआ था। और अभी वो जिस तरह से एशिया कप जो होने जा रहा है, उसके ऊपर वो जिस तरह से वहाँ पे शोर मचाया जा रहा है, यानी वहाँ पे लोगों को ये बता दिया गया है कि अगर अब हमने पाकिस्तान से खेल लिया तो ये हमारी हार है। भाई, अगर आप वाकई ये फैसला करना चाहते हो तो मैदान में उतरो। तो मेरे ख्याल से जो न्यूट्रल लोग हैं वो बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन जो मैं अगेन कहूँगी, उनका जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है। चाहे इवन जो स्पोर्ट्स चैनल है, मैं जो पॉलिटिक्स के चैनल है उनकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे भी लोगों को बड़ा प्रोवोक किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, हालांकि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से पाक होना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि इंडिया में सुलझे हुए लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो क्रिकेट, हॉकी और दीगर स्पोर्ट्स के मुकाबले हों, और एक दोनों मुल्क के दरमियान एक सेहतमंद मुकाबलों की फिजा हमवार हो। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एन ज़ुहैरा के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे USA से जरा पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अनु ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी और अब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने कि जब खेलते थे तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्टर बैटिंग किया करते थे। बदकिस्मत रहे कि उम्दा परफॉर्मेंस के बावजूद चूँकि उस दौर में इतना कॉम्पिटिशन भी था और क्रिकेट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल कर पाते, लेकिन अगर वो इस दौर में होते तो किसी भी लीग में बिला शक व शुबा वो हॉट केक के तौर पर लिए जाते, क्योंकि उस दौर में कि जब कारपेटेड स्ट्रोक खेले जाते थे, वी में क्रिकेट खेली जाती थी, कोचिंग मैनुअल को फॉलो किया जाता था, उस वक्त जो है वो लॉफ्टेड स्ट्रोक भी खेलते थे और जो उनका स्ट्राइक रेट था वो भी काफ़ी बेहतर होता था। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको और एन को और नकी भाई को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जीटीवी देखने वालों को, प्रोग्राम पसंद करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हम सबकी जानिब से। साजिद भाई, कल हमारे साथ शो में अनवारुल हक साहब मौजूद थे और आपने उनके अगेंस्ट भी क्रिकेट खेली होगी यकीनी तौर पे और शायद उनके साथ भी क्रिकेट खेली हो। उनका ये कहना था कल कि बाबर आजम का अगर सर्कल ख़त्म कर दिया जाए तो बाबर आजम जो है उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी और कुछ कुछ ऐसे ख्यालात उनके रिजवान के हवाले से भी थे। अब बाबर आजम को दोबारा T20 में लाने की बात की जा रही है। आप समझते हैं कि फैसला सही है या आप ये समझते हैं कि किसी यंगस्टर को जो है फखर जमान के अनफिट होने की सूरत में मौका देना चाहिए था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जीटीवी यकीनी तौर पर ये कोशिश करता है हक और सच की बात, जो मॉडर्न दौर की हम बात करते हैं, मॉडर्न दौर की जो सोशल मीडिया और तमाम चैनल पे बात इसलिए ले जाता है हक और सच की। जीटीवी ने यकीनी तौर पर हमेशा बात की पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी दिखाते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं नौजवान खिलाड़ी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो सीनियर खिलाड़ी की जगह ले सकते हैं। बाबर आजम का नेमल बदल ही नहीं है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट में खेलने वाला प्लेयर है। 2020 में भी खेलेगा, ओडीआई में भी खेलेगा, यकीनन टेस्ट मैच में भी खेलेगा। और जिस तरह रिजवान की बात करते हैं, हारिस को खाना 20 से ज्यादा मैचेस खिलाने के बाद उसको मौका दिया, उसने सेंचुरी बनाई। तो रिजवान बाबर सीनियर प्रो है, शहनशाह अफरीदी सीनियर। बाबर की जहां तक बात की 2017 में सरफराज की क़यादत में वेस्ट इंडीज गए थे, 8 साल बाद अब वेस्ट इंडीज पहुंचे, मुझे याद पड़ता है, और उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी। उस वक्त 20 या 22 साल के थे, बहुत सीनियर खिलाड़ी हो गए। और सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी होती है और टीम को लेके चलते हैं। और यहाँ तक बात की जा रही है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैटिंग पावर प्ले जो मॉडर्न दौर की हम क्रिकेट की बात करते हैं, मगर अब पावर प्ले का जहां तक शाहजादा फरहान यकीनी तौर पर साइम अयूब ने जिस तरह इनपुट डाला, देखिए पावर प्ले जब अच्छा होता है बॉल बैट पे आ रही होती है। पावर प्ले की बात नहीं कर रहा मैं, बाबर प्ले की बात कर रहा हूं ना कि बाबर को होना चाहिए नहीं होना चाहिए T20 में, क्योंकि जब उनको निकाला था तो ये कहा गया कि जी सर्कल यूज नहीं हो रहा, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं चल रहा है। अब किन बेसिस पे उनको वापस लाने की बात हो रही है, ये मेरा सवाल था आपसे। बाबर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर अब जो बात की जाए, बाबर तो आ गए ना, ये एशिया कप भी खेलेंगे, 2020 की जो सीरीज हो रही है उसमें भी खेलेंगे और नंबर 3 खेलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आप जहां तक उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे जो अनफिट खिलाड़ी हो गए, तो अनफिट प्लेयर तो थे ना शुरू से जी। जो फकर की बात की जाए, हमने कितने दिन पहले कहा था फकर एक मैच में करेंगे, 4 मैचों में नहीं करेंगे। फकर तो अनफिट थे, बाहर हो गए। बाबर यकीनी तौर पर ब्रांड है, बाबर को आना चाहिए और बाबर आपको प्रूव भी करते हुए नजर आएंगे। बाबर पे जहां तक बात की जा रही है, बाबर ने 4000 रन बनाए, वर्ल्ड क्लास आईसीसी रैंकिंग के प्लेयर हैं और आगे भी उनकी कारकर्दगी आप बॉल में बैठ के दरमियान देखेंगे। आप नहीं समझते, बल्कि मैं एन से भी इस पे लेता हूं। एन, आप समझते हैं कि बाबर आजम को ये इल्जाम लगा था कि वो पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे अनफिट हुए थे फखर जमान, तो यहाँ पे कोई ऐसा यंगस्टर भी लिया जा सकता था T20 में, ख्वाजा नाफे जैसा यंगस्टर लिया जा सकता था। और ऐसे कई यंगस्टर हैं कि जो जिस तरह मास सदाकत ने परफॉर्मेंस दी है, मास सदाकत को लिया जा सकता था PSL में। किसी यंगस्टर को मौका दिया जाता कि जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जिनकी पावर रेटिंग अच्छी है, या आप सोचती हैं बाबर आजम को लेने का फैसला सही है? देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो क्रिकेट का सिस्टम है, यहाँ पे पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो काफ़ी अरसे से कोशिश थी कि बाबर रिजवान में से कोई वापस आए। सो अब ये एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की गई है बेसिकली। फ़खर ज़मान इससे पहले भी अनफिट हुए थे, जब आपको याद हो बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आई थी, तो जब वो अनफिट हुए थे साहबजादा फरहान को खिला लिया था उनकी जगह। सो तब वो ओपन कर रहे थे ना साइम के साथ। तो अगर वो अनफिट हो गए थे तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को यहाँ पे लेने की जरूरत थी। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ली जाती
जाती है अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए तो। शादाब अनफिट हो गए तो नवाज आए ना उनकी वो जगह पे, स्पिनर आए, ऐसा तो नहीं था कोई फास्ट बॉलर आप लेके आ गए। और दूसरी बात ये आप ये देखें कि हम रोते रहे हैं कितने अरसे से कि बाबर रिजवान T20 के अंदर दोनों एंकर का रोल प्ले करते हैं। सो अब क्या होगा अगर बाबर टीम में आ जाते हैं तो हमारे पास जो रिजवान है वो सलमान आगा की सूरत में पहले ही मौजूद हैं। सो अब दो ऐसे प्लेयर कैसे T20 के अंदर एंकर का रोल प्ले करेंगे। आगा सलमान पहले ही अच्छे कैप्टन हैं लेकिन बैटिंग के अंदर वो T20 पे उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो अब दो प्लेयर फिर वही होगा कि दो प्लेयर एंकर का रोल प्ले करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, हम पीछे जा रहे हैं। भाई आप तो जिस तरह मैं बार बार आपके इंट्रो में ये बात करता हूं कि आप उस वक्त वो क्रिकेट खेलते थे जो आजकल के दौर की क्रिकेट है। आप समझते हैं कि यहाँ पे ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर हैं या मास सदाकत का मैंने नाम लिया या और भी ब्लास्टर बैट्समैन है कि जिनको T20 में इंडक्ट किया जाए तो शायद वो ज्यादा सर्कल का अच्छा इस्तेमाल कर लें, पावर प्ले का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लें। ये घूम फिर के बाबर ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी है T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं कि दोबारा उनको T20 में इंडक्ट किया जा रहा है। उनका तो PSL भी ज्यादा अच्छा नहीं गया। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्क्रीन हम बात कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों फरोडो में PCB के चेयरमैन वजीर दाखिला सैयद मोहसिन हफीज साहब से बाबर रिजवान की मुलाकात हुई है और मुलाकात बहुत ही पॉजिटिव गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की जो हालत पाकिस्तान टीम की है उस तरह के प्लेयर के बाबर रिजवान को जो आपने निकाला था, जिन लड़कों को मौका दिया उन्होंने कारकर्दगी बेहतर दिखाई। आपने राफे का नाम लिया, राफा मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है। कामरा गुलाम कहाँ चले गए, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था और पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी बन सकता था। मगर बात हो रही है ब्रांड की, बात हो रही है। बाबर एक ब्रांड बन चुका, वर्ल्ड क्लास ब्रांड बन चुका, उसकी तो बाबर आपको लगता है कहीं ना कहीं तो ब्रॉडकास्टर की फरमाइश है, आपको लगता है कि कमर्शियल वैल्यू के ऊपर उसको जो है वो टीम में लिया जा रहा है? 200% देखे ना, बाबर अगर चश्मा पहन रहा है, बाबर घड़ी पहन रहा है, बाबर शर्ट पहन रहा है, उसकी मार्केटिंग देख ले ना, ये मार्केटिंग का जमाना है। तो बाबर रन्स नहीं कर रहा ना, घड़ियां पहन रहा है, शर्टें पहन रहा है, घड़ियां नहीं, रन्स नहीं कर रहा ना। देखिए रन तो करेगा, पर देखिए क्रिकेटर का काम है रन बनाना। अगर रन नहीं बनाएगा तो बाबर की एशिया कप की और वर्ल्ड कप की आखिरी सीरीज होगी 2024 में जो कारकर्दगी दिखाई थी, हमें पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त सैयद मोहसिन हफीज साहब अगर पोस्टमार्टम कर देता ये तमाम चीजें नहीं होती। नए खिलाड़ी आते, नए खिलाड़ी को मौका मिला, उन्होंने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। मगर सीनियर खिलाड़ी बाबर की बार बार मैं बात करूंगा, बाबर आपको बहुत ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने भी प्रैक्टिस में उनको कौन सी फॉर्म में नजर आ रहे हैं शायद भाई? कमाल करते हो पांडे जी, कौन सी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? नेट पे फॉर्म देख रहे हैं? ओडीआई तो होने तो दें, ओडीआई देखे मेरी बात सुनो। ओडीआई सीरीज शुरू होने दें। 2025 वेस्ट इंडीज 2017 के बाद 8 साल बच गया है। ओडीआई इनके 3 ओडीआई में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बाबर की कारकर्दगी दिखाएगी। वेस्ट इंडीज में सेंचुरी बनाई थी, 50 ओवर की क्रिकेट 3.5 घंटे में, उसको पूरा मौका मिलेगा। पिच पे खड़ो, ग्राउंड को चारों तरफ स्टोर। मगर बाबर यकीनी तौर पर डिमांड है ना, बाबर की हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा होस्ट डिस्कस कर रहा है। बाबर की कोई क्वालिटी है तो हम डिस्कस कर, मगर बाबर वो को तो दो राय नहीं है ना साहिब। जरा मैं हेल्थ से भी लेता हूं कि मैं आपके आगे तो जैसे मेरी राय की कोई अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़े क्रिकेटर थे। मैंने और जिन्होंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा जानते हैं कि शाहिद खान कितना बड़ा डोमेस्टिक का नाम था। तो अगर आप बात करें तो उसके आगे मेरी तो कोई अहमियत नहीं है। मेरा तो एक सवाल है कि जो एक आम आदमी का, पाकिस्तानी का सवाल है कि भाई बाबर को किस परफॉर्मेंस में आप T20 में वापस लेकर आ रहे हैं और आप क्या समझते हैं, किस तरह ये बात कर रहे हैं कि बाबर आके परफॉर्म कर देगा, बाबर ये कर देगा। तो भाई नाफे क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता, कामरान गुलाम क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता, मास सदाकत क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता, और कोई आगे परफॉर्म क्यों नहीं कर सकता? जो सिर्फ बाबर से ही उम्मीद की जा रही है कि वही आगे परफॉर्म करेगा। देखिए हमारे यहाँ हमेशा से PCB या हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो जब भी फैसले करता है ना, वो ऐसे करता है जो बिल्कुल बेतुके होते हैं। आपको याद होगा कि साइम अयूब अनफिट हो गए थे ना, इंजर्ड हो गए थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। एक प्लेयर आपका अनफिट हुआ था, वो प्लेयर अनफिट हुआ था और आपने पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया था। बाबर को आपने ओपन करवा दिया, उसके अंदर सऊद शकील आ गए, जनाब रिजवान नंबर 3 पे आ रहे हैं, फिर इमामुल हक आ गए। मतलब पूरी टीम ऊपर से नीचे आपने तह बाला करके रख दी थी। तो उसी तरह का फैसला अब बाबर आजम को T20 में लेके ये जो कोशिश की जा रही है, ये डिपेंड करता है कि वो ODI कैसा खेलते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अच्छा खेल देंगे, कोई 1-2 हाफ सेंचुरियां बना देते हैं तो वो आ जाएंगे। ODI के वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब T20 में अगर वो आ जाते, मैं फिर से ये कहूंगी कि जो आप अपनी टीम को रीवैम्प करने की बातें कर रहे हैं ना, आप 2 कदम पीछे चले जाएंगे अगर आपने 3 कदम आगे लिए हैं। तो ये एक गलत फैसला है, लेकिन
पीसीबी में जो भी होता है पाकिस्तान में वो वैसे कौन से सही फैसले होते हैं। ठीक है जनाब, एन ज़हरा और साहिद खान साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। हम बात करते हैं बाबर आजम की वापसी के हवाले से। दो राय हैं इस हवाले से। एक स्कूल ऑफ थॉट जिसकी जिस तरह साजिद भाई बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की ब्रांड वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है, जिसकी वजह से उनको टीम में इंडक्ट किया जा रहा है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वो है कि जिसकी एन बात कर रही हैं कि अगर बाबर को दोबारा वापस लेते हैं तो फिर आप 2 कदम पीछे चले जाएंगे और वो यंगस्टर जो पाकिस्तान सुपर लीग में डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका फिर क्या बनेगा, वो किधर जाएंगे। शाहजेब खान जैसे लोग कहाँ जाएंगे, अब्दुल फसी जैसे लोग कहाँ जाएंगे जो डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। फिर कामरान गुलाम जैसे एक्सपीरियंस लोग कहाँ पे जाएंगे, ये कहाँ पे जाके फिर अपना क्रिकेट को वो कंटिन्यू कर सकेंगे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, बात करेंगे दीगर मुद्दों के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे कि T21 की किस हद तक जगह बन सकती है। लेकिन आज पाकिस्तान की विमेन टीम आयरलैंड के खिलाफ 11 रन से शिकस्त से 2-4 हो गई। 142 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए, तो 143 रन का दफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की विमेंस टीम 131 रन बनाने में कामयाब हुई और 11 रन से इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले जरा एनो ज़हरा से इस मैच के हवाले से बात करते हैं, उसके बाद फिर साजिद खान साहब का इनपुट लेते हैं। आज ही पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और आज ही पाकिस्तान की विमेंस टीम के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें 50% जो है वो इजाफा भी किया गया। इससे मुझे वो याद आ गया कि जब पाकिस्तान की विमेन टीम को थाईलैंड से शिकस्त हुई थी और उसी दिन जो है वो पाकिस्तान विमेंस की जो है वो लीग जो है वो रमीज़ राजा साहब ने अनाउंस कर दी थी। तो टाइमिंग जो है वो ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि टाइमिंग जो है वो आप किसी भी डिसीजन की क्या ले रहे हैं। और यही बात आज से मुस्तफा साहब ने भी हमारे पिछले जो शोज़ थे उसमें कही थी। एंड बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं सीरीज से पहले विमेन टीम के हवाले से कि इस दफ़ा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ हमारी विमेन टीम पहले ही मैच में 11 रन से शिकस्त से 2-4 हो गई। बिल्कुल जनाब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जो रमीज़ राजा ने दावा किया था कि हम लीग क्रिकेट करवाएंगे वो नहीं हो सकी। ये पैसे बेचारी जो विमेंस हैं इनको मिल जाएं क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा हुआ है इनके। हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी बड़ी पार्शियलिटी है मेंस और विमेंस के, अगर हम जो वेजेस हैं उनको वो लेके हम बात करें तो। बहरहाल इस मैच की बात करें तो जी फातिमा सना तो लीड कर रही हैं एज ए कैप्टन, लेकिन जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, ओपनिंग क्या कहेंगे, जो शुरू के बल्लेबाज हैं वो क्लैप्स हुए। गुल फिरोज़ा को बार बार चांस दिया जा रहा है। बाबर आजम से काफ़ी मुशाबहत वो रखती हैं, उनको फीमेल बाबर आजम कहते हैं, लेकिन आई विश कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी वो थोड़ा सा बाबर आजम ले के आएँ। अभी प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का, जब बाबर आजम ने रन बनाना शुरू किए थे। सो बैटिंग के, चाहे हमारे मेंस हैं चाहे हमारी विमेंस टीम है, बैटिंग के मसले मसाइल हैं। और अभी भी देखें हमारी जो बैटिंग है उसकी वजह से मैच हम हारे हैं, खासतौर पर जो शुरू के बल्लेबाज हैं। देखिए साहब, सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद वसीम पाकिस्तान विमेन टीम से वाबस्ता हैं, बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं हमेशा जाने से पहले, लेकिन नतीजा हमेशा वही नजर आता है कि पाकिस्तान विमेन टीम की परफॉर्मेंस में ना कंसिस्टेंसी नजर आती है, ना उसमें कोई निखार पैदा होता नजर आता है, ना सुधार पैदा होता नजर आता है तो सिर्फ जीत का एक हार नजर आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रंट ऑफ लीडिंग, जैसे कप्तान को आप कहते हैं, कोच ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। वुमेन्स टीम में कोच का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मोहम्मद वसीम काफी अरसे से खेल रहे हैं और आज जो बैटिंग पावर है, जो मोहम्मद वसीम ने कहा था, आपने जाके पिच पे खड़ा, जो मेरे पास मालूमात है, मोहम्मद वसीम को ये क्या बात है, जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेली जाती है, कप्तान को जो फ्री हैंड जब तक नहीं देंगे तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम को मैच जीतना चाहिए था, उसमें कोई दो राय नहीं, रॉकेट साइंस था। पाकिस्तान ये मैच जो हारी है नाकाम थी, कोच की नाकामी प्लानिंग थी, और कोच को कसूरवार कराना इसलिए जरूरी होती है। काफी अर्से से सीजन कोच हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, काफी अर्से से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, अपनी भर्ती से लेकिन सर इसमें फिर अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आ रही ना। वसीम को आप इस सीट से उठा के किसी और सीट पे बिठा देंगे, या जैसे कई और लोग हैं कि जो एक सीट से उठते दूसरे सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं बन रही है तो सरफराज की नहीं बन पा रही है, पता नहीं क्यों उनको इस तरह से लाइमलाइट से बिल्कुल साइड में किया हुआ है। सरफराज के हवाले से कोई अपडेट आप बताइए कि क्या सरफराज की मसरूफियात क्या है उनकी, और सरफराज की खिदमत से क्यों इस्तेफादा नहीं लिया जा रहा। अली सलमान साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये खूबसूरत सवाल 2025 में भी इसलिए जिक्र करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज ने जिताई, पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन कप्तान है। आज भी हम कप्तानी की बात कर रहे होते हैं, और आज
तक कोई ऐसा कप्तान नहीं आया जो सरफराज की जगह ले सके। सरफराज केसीसी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आजम भाई जो पाकिस्तान सीसी के हैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कराची की टीम जो बदकिस्मती से बाहर हो गई है उसको क्वालिफाई कराने के लिए ग्रेड 2 खेलने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और अज़म लेके आए 2024 में जिन्होंने पाकिस्तान को काज़न ट्रॉफी जिताई थी, पाकिस्तान की काज़न ट्रॉफी जिताई थी, सरफराज की काज़न 2024 में जीती थी और दोबारा उसी माइंडसेट से सरफराज ने तय कर लिया है हम ग्रेड 2 खेल के काज़न ट्रॉफी में कराची की ओर लेके आएंगे। और ये अच्छी चीज है। जहां सरफराज की बात की जा रही, नेवल बदर आज भी नहीं है कप्तानी में। सलमान आगा आज भी जो कप्तानी कर रहे हैं उस तरह की कप्तानी नहीं कर रहे। हमने और जीटीवी ने बार बार कहा था बांग्लादेश में कप्तानी नाकास थी, कोचिंग नाकास थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सीरीज हारनी पड़ी। वेस्ट इंडीज से मिले तो हमने सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से बात की। एंड ये सलमान आगा जो कर रहे हैं कि सरफराज की तरह वो दूसरे प्लेयर को प्रमोट कर रहे हैं, खुद अपना नंबर नीचे कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ एक्सपर्ट से मेरी अपने शो में बात हुई, उन्होंने ये कहा कि सरफराज की कप्तानी में और सलमान आगा की कप्तानी में फ़र्क ये है कि सरफराज जो है वो प्लेयर को डेवलप करते थे, लेकिन सलमान आगा ऐसा लगता है कि खुद अपना नंबर पीछे कर रहे हैं, वो जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखिए, सलमान आगा के साथ मसला ये है कि उनकी टीम में जगह बन नहीं पा रही है। अब वो कहाँ पे आए? तीसरे नंबर पे आए तो भी वहाँ पे मोहम्मद हारिस मौजूद हैं, चौथे नंबर पे वो नवाज तो वैसे ही नीचे खिला रहे हैं। नहीं, वो तो एक मैच में भेजा था ना, क्योंकि वो जो माइक हैसन है वो कहते हैं क्या कहेंगे ना, टैलेंटेड खिलाड़ी उनको वो चाहिए जो ऊपर भी आ जाएं वो नीचे भी आ जाएं। सो वो तो एक मैच में भेज दिया था उनको। सो सलमान आगा की मैं बिल्कुल उस ग्रुप से अग्री करूंगी कि बेसिकली T20 के अंदर एज ए प्लेयर उनकी वैसे जगह नहीं बन पा रही है। इस वजह से वो हमें वो दिख रहा है कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। और एक बात यहाँ पे भी साजिद भाई ने की कि अनफॉर्चुनेटली जो कराची की टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई कायद आज़म ट्रॉफी के लिए। तो ये कराची की टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, ये पीसीबी की पॉलिसीज की वजह से कराची की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि जब लास्ट टाइम कराची की टीम ने फिनिश किया था उसको पता भी नहीं था कि ये सिस्टम चेंज हो जाएगा और 18 टीम से 8 अगर ये पता होता कि सिस्टम चेंज हो जाएगा जब वो अच्छा खेलते, हो सकता है। अगर आपको पता होगा कि 6 टीम्स हैं, आपने उनमें आना है, तो आपकी अप्रोच प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आप एक टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, कराची जैसे बड़े वो जान के हार गए, लेकिन आप पीसीबी का वो सिस्टम तो देखें, इनकी वजह से टीम बाहर हो गई। पहले 18 टीम से आपने 8 टीमें कर दी, 2 टायर सिस्टम को लेके आए हैं। एंड के इस पॉइंट से आप मुत्तफिक हैं? देखिए, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, मेरा ये कहना होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर का काम होता है परफॉर्मेंस देना। कराची की टीम में इतनी सलाहियतें नहीं थी, इतनी एबिलिटी नहीं थी वो जो काज़न ट्रॉफी की कारकर्दगी को बेहतर कर सके। जब शफारसी कोच आएंगे, शफारसी कोच के साथ जब मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं होगी, जो खिलाड़ी जिस तरह आप बात की जा रही है, मैं यहाँ पर पीसीबी को क्रेडिट इसलिए दूंगा। देखें, अब बहुत से लोग ये बातें कर रहे होते हैं, आप जीटीवी में बैठते हैं, मैं जीटीवी में बैठ के हक और सच की बात करने की कोशिश करता हूँ। आगा साबिर को पीसीबी ने कोच बनाया 2019 में, नदीम खान ने। ठीक है सर, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, क्योंकि मुझे शो को वाइंड अप नहीं करना है। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है कि जो सरफराज की क़यादत में ग्रेड 2 में टीम अच्छी तरह तैयारी कर रही है ताकि क्वालिफाई कर सके। थैंक यू सो मच एनुस ज़रा, थैंक यू सो मच। साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान, इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।